हेलो दोस्तों, आर ओ आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो शाम वाली क्लास में हम लोग लगातार भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को समाप्त कर दिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रपति वाला टॉपिक है ये एक लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत आपकी 11वीं क्लास है। 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, सबसे पहले उन 10 वीडियोस को देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतर डेवलप हो सके। और एक जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं कि बहुत से लोग आप में से लगातार नोट्स के लिए मैसेज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं 8630246905 8630246905। आप इस पर कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए और आर ओ या फिर यूपीपीसीएस का जो कोर्स चल रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स लीजिए, ठीक है। और इस कोर्स में आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो हार्ड कॉपी के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो जिससे आप बेहतर तरीके से नोट्स को पढ़ सकें, क्योंकि पीडीएफ में बहुत बार बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। तो ये नंबर है। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग करेंगे भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन। और राष्ट्रपति आता है किसके अंतर्गत? संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होती है विधायिका, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज भी होते होंगे। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है क्या? न्यायपालिका, ठीक है। तो ये 3 तरीके की संरचना आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। तो विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था क्या हुई? विधायिका। विधायिका का मतलब क्या हो गया? जैसे कि जो संसद होते हैं, जो संसद में सांसद बैठते हैं, वो वहां पर क्या होता है? विधेयक पारित किए जाते हैं और कानून बनाया जाता है। तो वो हो गए कौन? विधायिका, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। अब देखो, कार्यपालिका मतलब कानून को लागू कराने वाली संस्था। ठीक है, कानून को लागू कराने वाली संस्था कौन हो गई? कार्यपालिका, ठीक है। कानून किसने बनाया? विधायिका ने। लागू किसने कराया? कार्यपालिका ने। तो विधायिका के अंतर्गत कौन आ रहे थे? सांसद, ठीक है। और कार्यपालिका के अंतर्गत देखो कौन कौन आएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। और न्यायपालिका का मतलब यहां पर है कोर्ट से, जो कि कानून का क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी, ठीक है। उसका निरीक्षण करेगी कि भाई कोई हनन तो नहीं हो रहा है, कोई हनन तो नहीं कर रहा है कानूनों का, उसकी निगरानी करेगी, ठीक है। ये सारे काम होते हैं किसके? न्यायपालिका के। तो भारतीय संविधान में आपको 3 तरीके के मॉडल देखने को मिलते हैं किसी कानून को लेकर। विधायिका पहला, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो आज हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का एक सदस्य होता है, ठीक है। तो ये चीजें आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं। तो देखो, जो संघ की कार्यपालिका है, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं उसका संवैधानिक उपबंध कहां पर किया गया है। तो संघ की कार्यपालिका का जो उपबंध है वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक
किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है या फिर किस अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। और देखो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको मैं समझा रहा हूं। अगर आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने जो कोर्स की डिटेल है वो दे ही दी है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो कंप्लीट नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 और शामिल इसमें कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का परिचय। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसे भारत के प्रथम नागरिक की संज्ञा दी जाएगी। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम नागरिक की संज्ञा किसे दी जाती है, तो राष्ट्रपति को, या फिर भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को। बाद बाकी देखो, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति। लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। तो भले ही राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक हो, देश का सर्वोच्च व्यक्ति हो, या फिर वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक हो, लेकिन जो संसदीय शक्तियां होती हैं वो उसके पास ना होकर किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। क्योंकि प्रधानमंत्री सीधा जनता से चुन के आता है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसे जनता ने चुना है वो कार्यकारी रूप में सबसे सर्वोच्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है और वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथों में। ठीक है, अब देखो भारत के जो भी शासन संबंधी कार्य होते हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक है, इनको करेगा कौन, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, लेकिन नाम पे किसके होंगे, राष्ट्रपति के। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संघ के जितने भी शासन संबंधी कार्य होंगे, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फिर संधियां होगी, वो राष्ट्रपति के नाम पर होगी। बाद बाकी देखो, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। यहाँ पर देखो अनुच्छेद का पूरा गेम है और मैंने हर जगह पर अनुच्छेद जरूर दिया है। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 53 में। तो जो ये अनुच्छेद लिखे हैं इन पर आप अपनी विशेष पकड़ बनाइए। आगे बढ़ें तो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसका उल्लेख आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो यही कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख
किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अब तो आप सभी लोग वोटिंग करते ही होंगे क्योंकि आप एक 18 साल से ऊपर के हैं सारे लोग। ठीक है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप उसमें वोटिंग नहीं करते हैं। तो फिर वोटिंग कौन करता है? तो वोटिंग करता है कौन? एक निर्वाचक मंडल नियुक्त किया जाता है। और देखो उसमें कौन कौन होता है? उसमें होता है सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। संसद के जो लोकसभा और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो राज्य विधानसभा होती है सभी राज्यों में, उसमें जो सदस्य चुनकर, निर्वाचित का मतलब होता है जो जनता से चुनकर आए हैं, वो इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात की गई है निर्वाचित सदस्यों की, यानी कि जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में कुछ लगभग 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, तो वो इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अब राज्य विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और इसमें जो राज्य की विधान परिषद होती है उसके सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया जाता है और फिर आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो देखो जो मनोनीत सदस्य होंगे और जो राज्य विधान परिषद के सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। और कौन शामिल होता है? देखिए, दिल्ली और जो पुदुचेरी की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है। तो कौन कौन हो गए? देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गए। और कौन कौन नहीं है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने से मतलब है कि वो वोट नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं इनको देखो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है। कंफर्म हो गई सारी चीजें। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, वही जो मैंने आपको पीछे अभी बताई कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो संसद तथा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है। वही बात जो मैंने पीछे समझाई आपको यहाँ पर लिखी हुई है। बाद बाकी देखो एक क्लैश वाला पॉइंट यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। तो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती हैं, तो यही कारण है कि उसका चुनाव कैसे किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, क्योंकि इसमें जनता ना वोट करके कौन वोट करता है? सांसद, विधायक, ये सारे लोग राष्ट्रपति को वोट करते हैं। अब समझो कि अगर मान के चलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता
तो फिर मामला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता और बहुत ज़्यादा विवादपूर्ण हो जाता। किस मामले में? इन दोनों की शक्तियों के मामले में। क्योंकि जब दोनों जनता से चुन के आते तो फिर क्या होता कि दोनों को ही वास्तविक शक्तियां देनी पड़ती, और जब दो लोगों को पूरी तरीके से बराबर शक्ति दे दी जाएगी तो फिर उसमें आपस में क्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाती हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री सीधा जनता से चुन के आता है और उसके हाथ में देश की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। मैंने हर जगह पर अनुच्छेद लिख रखे हैं, जहां जहां भी जरूरी है तो इनको आप तुरंत फोकस किया करिए, क्योंकि बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। राज्य व्यवस्था का सीधा मतलब है, अगर आपने इतना जान लिया कि किस अनुच्छेद में क्या है और कैसे है, तो समझिए आपकी राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब देखो संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो तथा राज्यों व संघ के मध्य भी समानता हो। तो इस समानता को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जो राज्य विधानसभा होती है और जो संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक विधायक का मूल्य निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। जैसे एक विधायक का मूल्य निकालना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए कि क्या होगा, तो एक विधायक का मूल्य बराबर होगा राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। मैं लिख दे रहा हूं, बस ये पूछा नहीं जाएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं। राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या और मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक विधायक के मत का मूल्य पता चल जाएगा। और अगर हमें एक सांसद के मत का मूल्य निकालना है, तो जो कुल जो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के संख्या का जो मूल्य निकला है, उसको हम संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उसको हम भाग दे देंगे, तो एक सांसद के मत का मूल्य पता चल जाएगा। खैर ये चीज़ आपकी परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, मैंने आपको बता दी। आप चाहें तो इसको नोट कर लें कहीं पर बेसिक जानकारी के लिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए बस कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रखने के लिए विधायक और सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और देखो मतदाता को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता अंकित करनी पड़ती है। जैसे आप लोग वोट देते हैं तो आप कैसे देते होंगे? जैसे मान के चलिए आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया तो आप उसके सामने बटन दबा के चले आए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे आप राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कभी वोटिंग करने का आपको मौका मिला, अगर आप कभी लोग भविष्य में सांसद या फिर विधायक बने, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे सभी उम्मीदवार का नाम इस तरीके से लिखा होगा। अब उसमें वरीयता दी जाती है कि जैसे सबसे पहली मेरी वरीयता मान के चलिए ये हो गई, ठीक है, उसके बाद छोड़ना नहीं होता है। अब मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति दूसरे नंबर पर मेरे लिए ठीक है, मैं इसको दूसरी वरीयता दूंगा कि अगर ये ना बने तो फिर ये, ऐसे करके उम्मीदवार के नाम के आगे वोटर को अपनी वरीयता अंकित करनी पड़ती है। ठीक है,
बाद बाकी देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। तो एक निश्चित भाग निर्धारित किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मिल गया जिसको वो राष्ट्रपति बन गया। पहले से ही एक निश्चित भाग सुनिश्चित किया जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कहते हैं कोटा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग, जिसे आप निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है चुनाव आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मतों का मूल्य भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, और वरीयता कैसे अंकित की जाती है ये भी आप समझ गए। एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है जिसे कोटा कहते हैं, ये भी आपने समझ लिया। और राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। अब देखो, यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है। जब मैं आपको मतों का मूल्य निकालना सिखा रहा था, तब मैंने वहां पर जिक्र किया था राज्य की जनसंख्या का। तो अब वो जनसंख्या कब की होनी चाहिए, ये भी तो एक मुद्दा है ना। तो यहाँ पर देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय 1971 की जनगणना के द्वारा अविनिश्चित जनसंख्या से है। तो अभी तक समझिए आप कि जब हम एक विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं और उसमें जब राज्य की जनसंख्या को हम लोग ऊपर रखते हैं, तो वहाँ पर वो जनसंख्या होती है वो 1971 की जनगणना के अनुसार होती है। और ऐसा वर्ष 2000 तक के लिए निर्धारित किया गया था। किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। फिर देखो क्या होता है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा इस जनसंख्या को 2026 तक बढ़ाकर निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि 2026 तक जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 1971 की जो जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े आए हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। और देखो, संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज आपने समझ ली। यहां पर ध्यान क्या रखना है? 42वां संविधान संशोधन 1976 ध्यान रखना है, और जनसंख्या कब की? 1971 की जनगणना की। ठीक है, और अब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसला कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। और देखो, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है वही अंतिम फैसला होता है, क्योंकि बाद बाकी किसी अन्य व्यक्ति या फिर संस्था को राष्ट्रपति चुनाव के विवाद के संदर्भ में कोई भी जांच या फिर डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव से जो भी संबंधित विवाद होंगे उनकी जांच और उनके फैसले को कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, और उच्चतम न्यायालय का फैसला इस मामले में अंतिम होता है। बात बाकी देखो, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले जो उच्चतम न्यायालय करता है, इस बात को लिखा गया है किसमें? अनुच्छेद 71 में। बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनके मामले में उच्चतम न्यायालय जो भी जांच या फैसला देती है, इस बात का उल्लेख लिखा है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, अब देखो, उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित करता है तो पूर्व में उसके द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। मान के चलिए, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और फिर वो 5-6 महीने बढ़िया काम करता है। उसके बाद कोई विवाद आ जाता है तो फिर क्या होता है कि उसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो
तो अब जो 5-6 महीने के कार्यकाल में उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति रहते हुए जो भी कार्य किए होंगे वो एज इट इज मान्य होंगे, उनको अवैध करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाद बाकी निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान के चलिए कुछ सांसद या फिर कुछ विधायक अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी कारणवश पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे दी जाए क्योंकि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर बिल्कुल मेंशन है संविधान में कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि की। सबसे पहले तो देखो राष्ट्रपति के पदावधि का जो उल्लेख है वो किसमें है, अनुच्छेद 56 में। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 साल की, यानी कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहता है या फिर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, वो होता है 5 वर्ष का। और कब से, पद धारण करने की तिथि से। ठीक है, 5 साल होता है पद धारण करने की तिथि से। ठीक है, और वह 5 साल के उपरांत भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि वह 5 वर्षों के उपरांत तब तक पद पर रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी कि कोई नया व्यक्ति उसके पद को ग्रहण ना कर ले। ठीक है, उसके बाद देखो अनुच्छेद 57 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 टर्म के लिए बनेगा, 1 टर्म के लिए बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 57 में क्लियरली मेंशन है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा किसे देगा, तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 56(1) का के तहत। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद कर लीजिए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 56(1) का के तहत। अब देखो भारत में तो एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। और देखो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, वो होता है 4 वर्ष का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में तो एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और उसका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि एक व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के पद को धारण करने के लिए। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति के पद की अर्हताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। तो इस अनुच्छेद पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं जो है वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं, तो वो दी गई हैं अनुच्छेद 58 में। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या क्या हैं। अब देखो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी कि किसी अन्य देश का नागरिक भारत में राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद धारण करने के लिए
एक व्यक्ति कितने वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, तो ये हो जाएगा 35 वर्ष की आयु। उसके बाद देखो, वह लोकसभा का सदस्य बनने हेतु योग्य हो, यानी कि उस व्यक्ति में लोकसभा सदस्य बनने की जो आर्हताएं होती हैं वो हो। चौथा क्या है, व्यक्ति किसी लाभ के पद पर ना हो। अब देखो, लाभ के पद बहुत से होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर वह राष्ट्रपति हो, पहले से उपराष्ट्रपति हो, या फिर राज्यपाल हो, या फिर केंद्र या राज्य में कहीं मंत्री हो, तो उसे लाभ के पद में शामिल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चाहे व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर राज्यपाल हो, या फिर केंद्र या राज्य में कहीं मंत्री हो, तो उसे लाभ के पद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव बिना किसी प्रतिबंध के लड़ सकते हैं। उसके बाद देखो, पांचवा क्या है, उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। इस अमाउंट को थोड़ा सा रट लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। आप सबको पता है, अब मतलब आपके पास में कभी कोई चुनाव हुआ होगा तो उम्मीदवार को चुनाव से पहले कुछ जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर उम्मीदवार कुल डाले मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो फिर क्या होगी कि ये जो 15,000 रुपये की जमानत राशि है ये राशि जब्त हो जाएगी। बहुत बार आपने सुना होगा जैसे किसी उम्मीदवार के संदर्भ में कि उसकी तो जमानत तक जब्त हो गई, तो उसका मतलब यही होता है कि उसे एक निर्धारित कोटा से भी कम वोट मिलता है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये डिसाइड किया गया है कुल मतों का, यानी कि कुल डाले मतों का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार ने जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा किए थे वो राशि जब्त हो जाएगी। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे होंगे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने हेतु योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, जमानत राशि वाला मुद्दा भी देख लिया। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा विशेष नहीं आया, तो इसका मतलब तो सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब आप छठवीं कंडीशन को यहाँ पर देखेंगे तो देखो क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? तो ये होते हैं संसद के सदस्य, ठीक है। अब यही एक मामला डिफर पड़ गया कि आप सभी लोग अब इस राष्ट्रपति की पद की दौड़ से फिर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके समर्थन में 50 संसद के जो सदस्य होंगे वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ पाता है जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों को अपने साथ में लेकर आता है। अब देखो ये संख्या कितनी है? 50, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 1997 से पहले प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती थी? 10, ठीक है। तो प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या को भी आयोग ने क्वेश्चन के रूप में पूछा है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि 1997 से पूर्व जो राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या होती थी वो कितनी होती थी? सिर्फ 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति के पद हेतु कुछ शर्तें होती हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। तो शर्त क्या है कि उसे संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सांसद है, यानी कि वो लोकसभा में का सदस्य है या फिर राज्यसभा का सदस्य है, या फिर राज्य की बात करें तो वो राज्य विधानसभा का सदस्य है या फिर राज्य विधान परिषद का सदस्य है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसे पद ग्रहण के पहले उससे त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। ये शर्त है
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में किया गया है। अब देखो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, ये तो सबको पता होगा। राष्ट्रपति को मिलते हैं 5 लाख रुपए प्रति महीने, जो कि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अभी विभिन्न निधियों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग संसद को पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है और वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से। अब देखो बजट 2018-19 से पहले राष्ट्रपति का वेतन होता था कितना, 1.5 लाख रुपए। लेकिन बजट 18-19 में राष्ट्रपति के वेतन को 3.5 लाख रुपए बढ़ाकर सीधा कर दिया 5 लाख रुपए प्रति महीने। तो ये वाला फैक्ट भी याद रखना। बाद बाकी बजट 2018-19 में ये चेंज किया गया था। उसके बाद देखो राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो शपथ ली जाती है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 60 में। अब देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ लेता है। ठीक है, तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, तो वो दिलाता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर कौन, जो वहाँ पर उपलब्ध यानी कि उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति करता है, यानी कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो भी इसी प्रक्रिया के तहत शपथ लेना उसके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति यानी कि जब उपराष्ट्रपति मोस्टली कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो भी शपथ लेगा पहले उस पद पर कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कार्यकारी है तो फिर उसको शपथ ना दिलाई जाए। अब देखो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। सबसे पहले तो अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब ये महाभियोग क्या होता है, महाभियोग होता है राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभियोग का मतलब महाभियोग की संज्ञा दी गई है। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 61 में इस बात का उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन किसी भी तरीके से करता है तो उसके खिलाफ महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसको पद से हटाने का प्रावधान है। और जो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। ठीक है, और जब ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। ये आंकड़ा याद रखना, इसके संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने से पहले कितने दिन उसे नोटिस दिया जाता है। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो उसके संदर्भ में जो ये राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस मिलता है, ये नोटिस कोई आम नोटिस नहीं होता है कि किसी ने लिख के ऐसे ही उसको जारी कर दिया। इस नोटिस देखो यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यानी कि जब तक जो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य इस पर हस्ताक्षरित नहीं करेगा तो फिर इस नोटिस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले संसद के 1/4 मेंबर
इस पर हस्ताक्षरित करते हैं और फिर क्या होता है, ये नोटिस राष्ट्रपति को भेजा जाता है और महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो भी महाभियोग का प्रस्ताव है उसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी ये महाभियोग की प्रक्रिया आगे चालू होगी। अब देखो इसमें एक मामला है कि महाभियोग की इस प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब चुनाव हुआ था तब तो सिर्फ निर्वाचित थे, अब ये मनोनीत कहाँ से आ गए। तो भाई लेकिन अब इसमें क्या किया जाए, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे और जो विधानसभा के सदस्य थे जिन्होंने निर्वाचन में भाग लिया था उनको अब महाभियोग प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, लेकिन अब ये महाभियोग में भाग लेंगे और जो राज्य व दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया था उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। यही कारण है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से न्यायिक ना हो। पूर्ण रूप से न्यायिक तब होता जब कि यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य हैं और सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, तब तो होता ये पूर्ण न्यायिक। अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन हटाने का जब मामला आया तब उनको शामिल कर लिया गया, और जिन्होंने वोट दिया, ठीक है, इन लोगों ने राज्य के जो विधानसभा वाले सदस्य थे और जब हटाने वाली की बारी आई तब इनको बाहर कर दिया। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन अभी तक एक अच्छी बात है कि किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद रिक्त होने से 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है, और इन 6 माह की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान के चलिए भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कौन काम करेगा? तो काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, और ये जितने भी लोग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे ये पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की तरह ही शपथ लेंगे। इनको सारे जो वेतन भत्ते होंगे वो भी राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगे। ठीक है, और जो भी सुख सुविधाएं होती हैं, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, वो सभी इन कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के शक्तियों की बात करेंगे और उसके बाद थोड़े से फैक्ट हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अपना जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और तो कुछ रह नहीं रहा है आज के लिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और लगातार आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियोस हैं। जो भी प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा जाता है सेम उसी के पैटर्न पर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप इनको भी बहुत अच्छी तरीके से, मान के चलिए आप कुछ नहीं पढ़ते हैं पॉलिटी का कहीं बाहर से, तो इस क्लासेस को आप अच्छी तरीके से देखते रहिए। साथ में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आयोग के द्वारा उनको सॉल्व करते रहिए। आपका काम पूरी तरीके से हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।